कम ऑन बच्चों, इसके पहले वाले दो लेक्चर में मैंने पढ़ा था आपको कि एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो उस मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम डिफरेंट पोजीशंस में फाइंड की थी। और अब हम ये देखेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि किसी एक मैग्नेटिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हम रख देते हैं तो क्या उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को रखने पर उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है, उसमें क्या होता है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पर, ये हम आज देखेंगे। तो चलो देखते हैं हम। सपोज ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है और स्ट्रेंथ है बी, हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं स्ट्रेंथ को, और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब हम यहां पर एक मैग्नेटिक डायपोल रखते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मींस अगर हम एक मैग्नेट को रखते हैं बार मैग्नेट का तो क्या होता है, ये हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया और इस बार मैग्नेट के दो पोल्स होंगे। एक पोल होगा यहां पर एस, सपोज इस साइड एस रखे हैं और यहां पर हमने एन रखा है। ठीक, और इसकी जो लेंथ है दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, 2L से। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी एक्सिस ऐसे होगी जो इसके दोनों पोल से होकर गुजरेगी। तो ये जो मैग्नेट है इसकी एक्सिस, या यूं कहें कि मैग्नेट ही, ये मैग्नेट इस प्रकार रखा हुआ है यहां कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कुछ एंगल पर ऐसे रखा हुआ है। तो सपोज मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा और ऐसा रखा हुआ है। तो अब हम यहां पर जानते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, इस पर भी किस डायरेक्शन में होगा। अब ये एस है, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन पोल से एस पोल की ओर बाहर मूव करती है, उनकी डायरेक्शन होती है। तो ऐसा अगर है तो यहां इस साइड एन पोल होगा, हम ऐसा इमेजिन करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का, और इस डायरेक्शन में इसका एस पोल है, हम ऐसे इमेजिन करेंगे। तो एस पोल को इस डायरेक्शन में इधर इधर फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा, वो क्यू एम इंटू बी लगेगा। और जिसपे जो क्यू एम है ना इसका पोल स्ट्रेंथ है और बी इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अब नॉर्थ पोल पर वैसे ही उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एस पोल इसके नॉर्थ पोल को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा क्यू एम बी, और जिसपे से क्यू एम इसकी पोल स्ट्रेंथ है। और हम दोनों पोल की जो पोल स्ट्रेंथ्स हैं उनको हमने सेम ली है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में क्यू एम बी एक फोर्स लग रहा है, और इसको उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्यू एम बी दूसरा फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो है, एक इधर एक उधर है, पर दोनों की एक लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हैं आप, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी लाइन हम बढ़ाएंगे तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी होगी, इसको यदि हम इधर पीछे और बढ़ाते हैं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी होगी, ये वाली फोर्स की। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं, वो दोनों कोइंसाइड नहीं है, और यदि वो कोइंसाइड नहीं है तो उन दोनों मिलके एक कपल बनाएंगे दोनों, और कपल बनाने के बाद ये दोनों इस मैग्नेट को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर ये मैग्नेटिक डायपोल या फिर मैग्नेट ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है ना। और ये जो रोटेशन का इफेक्ट है
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉर्क, या फिर हम इसको एक चीज और बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम, मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क बोलते हैं। तो यहां पर जैसे ही मोमेंट ऑफ कपल प्रोड्यूस हुआ या फिर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो हम उसको फाइंड करना चाहेंगे। और यही तो हम जानना चाह रहे थे कि यदि हम एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या होता है। तो अब हमें पता चला कि मैग्नेट जो है वो रोटेट होने लगता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, और उस टॉर्क को हम फाइंड करेंगे। तो उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम टॉर्क फाइंड कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, और उसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल, दोनों जो फोर्सेस हैं इक्वल फोर्सेस, उनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो दोनों फोर्स में से हम क्या लेते हैं, क्यू एम इंटू बी, ये दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड हो गया, और दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं उन दोनों की बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है पीछे बढ़ाने पर, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां, ये, तो ये डिस्टेंस होगी इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये पॉइंट को हम लिखते हैं P से, और ये तो है एंगल थीटा, ठीक। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं तब समझ में आ जाएगा। इस पे हम देखेंगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहां पर NP है, NP। इस NP को फाइंड करेंगे हम पहले, तब तो हम टाउ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहां पर। तो NP को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हम इसको फाइंड करने के लिए, NP को फाइंड करने के लिए यहां पर साइन थीटा की वैल्यू डिराइव करेंगे। और ये क्या होगी, हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, इस पे आप देख रहे हैं ये थीटा है, थीटा के सामने की जो आर्म होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसके सामने ये है NP, तो परपेंडिकुलर NP अपॉन, अब इसका हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस SN होगा या फिर NS होगा, NS होगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो NP की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो अब हम नीचे रख देंगे NS की वैल्यू। तो NS की वैल्यू कितनी है, 12 की इक्वल है, तो यहां 12 रख दो। अब साइन थीटा हो जाएगी, अब इसको 12 NP अपॉन 12, इस 12 को इधर ट्रांसपोज करने पर NP की वैल्यू आ जाएगी 2L साइन थीटा। तो ये NP की वैल्यू आ गई। अब हम इस पे, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इस वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, तो टाउ इक्वल होगा QM B इंटू NP की वैल्यू 2L साइन थीटा। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो QM तो यहीं रहने दो, इस 2L को इधर ले आओ, तो 2L, अब B को यहां रखो, और साइन थीटा ये है। Q इंटू 12 की इक्वल जानते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उसकी वैल्यू हम रखते हैं स्मॉल m, तो ये स्मॉल m और यहां B साइन थीटा। तो हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया टॉर्क का, टाउ इक्वल MB साइन थीटा, इसको इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से कुछ हम देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में फर्स्ट लिखते हैं इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री मीन्स ये जो मैग्नेट है वो ऐसे घूम के ऐसे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो गया वो। उस कंडीशन में आप देख रहे हैं इसको टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इक्वल हो जाएगा MB, और साइन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो फिर टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MB इंटू 0 मीन्स टाउ इक्वल 0। तो टाउ इक्वल 0 मीन्स
टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो मीन्स मैग्नेट अभी नहीं घूमेगा उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये ऐसे घूम के और ऐसे आ जाएगा तो एक फोर्स इसको इधर लगेगा और दूसरा फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा एन पर, तो दोनों अपोजिट लग रहे हैं और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होंगी, तो इस कंडीशन में इस पर टॉर्क नहीं लगेगा। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी, टाउ इक्वल हो जाएगी एम बी साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां टाउ इक्वल हो जाएगी एम बी इंटू 1 मीन्स एम बी, और यही है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, मीन्स जब ये ऐसे घूमते ऐसे आके आके और ऐसे जब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में इधर उसको उस साइड और नीचे इस साइड फोर्स लगेगा, तो इस कंडीशन में उस पर टॉर्क ज्यादा होगा, मीन्स ये बहुत तेज गति से यहाँ पर घूमेगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है इसको। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही।